आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, और वीडियो क्लियर है? यस सर। अच्छा, बस स्टार्ट करते हैं ना। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? गुड सर। हम्म, करंट पढ़ रहे हो? पीटी 365 शुरू किए सर। हाँ, आ गई है ना? हाँ, देखते हैं, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं ना। आज यार फैमिली में थोड़ा कुछ इशू चल रहे हैं यार, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया आज। कोई है जो नेक्स्ट ईयर का भी दे रहा हूँ 25 का, वो आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, या सब चॉइस वाले ही हैं? आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। चलो ठीक है ना। आज की मीटिंग के पता है ना पर्पज़ क्या है ना? 3-4 पर्पज़ है आप। सबसे पहले तो हम पॉलिटी के रिगार्डिंग जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, उनके क्या क्या थीम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कि कुछ एरिया है पॉलिटी में जहाँ से क्वेश्चन एक तो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि 2024 के लिए वो एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तीसरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि विज़न के कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें लगाने हैं। और चौथी चीज़ क्या बताइए ग्रुप पे, किसी को आइडिया? चौथी चीज़ कौन बताएगा? चौथी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की जो, हाँ बोलो क्या? इस वीक में क्या किया उसके रिगार्डिंग। गुड गुड गुड, है ना? तो हमने लास्ट वीक में क्या किया और हम नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे जनरल डाउट्स रहेंगे उसको लेंगे। तो ठीक है, आई होप कि मतलब सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। चलो है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं ना अच्छे से। कॉपी पेन लेके बैठना है ना, कोई ऐसे मतलब सिर्फ बोल बच्चन सुनने के लिए मत बैठना। कॉपी लेना, पेन लेना, और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगले आधे घंटे में उसको अच्छे से नोट करना। ठीक है, किसी ने अगर नहीं लिया हो तो अभी लेके बैठ जाओ, है ना? अ, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो पीवाईक्यूज़, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं पीवाईक्यूज़ के ऊपर इतना फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि सेशन 1 घंटे का है, तो पीवाईक्यूज़ के ऊपर लगभग डिस्कशन 15 मिनट्स का रहता है, और 15 मिनट्स के जो अगले जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर रहता है। तो मैं इसके ऊपर इसलिए इतना ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई पूछे कि यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी कौन सी बैकबोन है जिसके बेसिस पे हम एग्ज़ाम को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं, तो आई वुड से डेफिनेटली पीवाईक्यूज़ आर द बेस्ट थिंग। तो इसलिए मैं पीवाईक्यूज़ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देता हूँ, है ना? और जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पीवाईक्यूज़ के ऊपर इतना एम्फेसाइज करता हूँ कि अगर आप हो सके तो एमसीक्यू भले ही थोड़े कम सोल्व कर लो, लेकिन पीवाईक्यूज़ को कभी नहीं छोड़ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो पीवाईक्यू थीम्स है ना, सबसे पहला हमारा जो एम था पीवाईक्यू थीम्स के बारे में डिस्कशन करना। तो सबसे पहली जो चीज़ है पीवाईक्यूज़ में, थीम्स में, वो आ रही है बिल, है ना? बिल में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल यूपीएससी पूछता है, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हो, है ना, या फाइनेंस बिल हो, वोट ऑन अकाउंट हो, है ना, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड जैसे कि कंटेंजेंसी फंड, है ना, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, है ना। तो ये क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहली थीम्स कौन सी होगी? बिल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना। देखो बिल से आई वुड से डेफिनेटली पिछले 10 सालों में 7 या 8 क्वेश्चन आ चुके हैं डेडिकेटेडली, और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मतलब कहीं से क्वेश्चन जो पूछ रहे हो वो बिल्कुल अलग पूछ रहे हो। सिर्फ आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जैसे मनी बिल है, तो मनी बिल किस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या ये दोनों ही जो हमारे हाउसेज हैं क्या उनमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ना। अब हमको पता है कि ये ओनली लोकसभा में है, ठीक है। प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या राज्यसभा के इसके पास क्या पावर है, क्या राज्यसभा इसको अमेंड कर सकता है या डिक्लाइन कर सकता है, क्या राज्यसभा के पास पावर है। तो ये कुछ बेसिक आस्पेक्ट्स हो गए, बेसिक डिफरेंट क्राइटेरियाज हो गए, डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए, जहाँ पर हमको बिल को लेके हमको ये सजग होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल में भी कौन से, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस बिल,
इनके बारे में बहुत अच्छे से देख लेना। अभी सबको पता है कि भाई इलेक्शन ईयर है ना। हमने जो हमारा जो बजट है वो भी हमने पूरे साल का इतना प्रस्तुत किया नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट, है ना। तो वोट ऑन अकाउंट क्या चाहिए ये भी पता होना चाहिए, है ना। और साथ में इनके बीच में कंपैरिजन भी चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस बिल, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि देखो वंस यू गेट टू नो द डिफरेंस अबाउट इट, आपको क्या होगा कि चीज़ें याद रखने में आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। के आर के प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। लोकसभा में केवल और केवल जो मनी बिल है उसी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर चीज़ पहले से क्लियर होगी, उसमें अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को आप किस में आप ला सकते हो, राज्यसभा में भी आप पेश कर सकते हो। तो यहाँ से जो है ना कंपेरेटिव स्टडी काम आएगी। तो बिल के बारे में आपको कंपेरेटिव स्टडी पता होनी चाहिए। दूसरी जो थीम है वो है हमारी बॉडीज़। अब बॉडीज़ भी डिफरेंट टाइप्स की है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, कुछ स्टेचुटरी बॉडीज़ है, और कुछ जो है वो डिराइव्ड बॉडीज़ है ना। तो इनके बारे में बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इस बार सबको पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। आवाज़ आ रही क्लियर? कोई एक बता दो किसको आ रही हो क्लियर। यस अच्छा ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सर पीयूष सर को बोलिए कि स्क्रीन ऑफ कर दे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो सब स्क्रीन ऑफ कर दो अपनी, है ना, और माइक को भी म्यूट कर देना, ठीक है। हाँ, बॉडीज़ को लेकर, है ना। दूसरा जो थीम हमारी मेजर थीम बनती है वो है बॉडीज़। बॉडीज़ में भी डिफरेंट टाइप की बॉडीज़ हमने बताई है अभी। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अभी सबको पता है कि फाइनेंस कमीशन की जो टेन्योर है ना, तो वो खत्म हो रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है खत्म हो रहा है, अब 16th फाइनेंस कमीशन लगेगा। तो 3-4 बातें पता होनी चाहिए। पहला, फाइनेंस कमीशन का एक्ट जो कौन सा आर्टिकल है ना। दूसरा, ये किस टाइप की बॉडी है, बॉडी के बारे में हमको 4-5 बातें पता होनी चाहिए। किस टाइप की बॉडी है, प्लस उसके क्या क्या काम है, उसका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, ठीक है। और क्या उसके जो भी मेंबर्स है क्या उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इन 4-5 पैरामीटर पे हमको बॉडी को प्रिपेयर करना है। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर इन पे प्रिपेयर आपने कर लिया ना तो आपके स्टेटमेंट्स क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और एक बार अगर स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया ना तो क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और आजकल यूपीएससी का मिक्स क्वेश्चन डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेटमेंट उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डाल दिया, तो आप क्या होप करोगे कि अगला जो स्टेटमेंट है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर ही हो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी उठाई और बॉडी को वो बोल देंगे कि इस बॉडी के बारे में डिस्कस करो, है ना, इस बॉडी के बारे में बताओ कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो बॉडीज़ हो गया हमारा, है ना, दूसरा पिलर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में देखो देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या कोई बता सकता है कि 16th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरपर्सन कौन है, जो अभी रिसेंट में न्यूज़ में था? किसको पता हो तो बताओ। अरविंद पनगड़िया सर। गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड, है ना, अरविंद पनगड़िया जी। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, पता होना चाहिए। आपको कैसे कैसे उलझा सकता है ना, कि बोल देंगे कि 15th जो फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन, उसके जो हमारे चेयरपर्सन है वो एन के सिंह है, क्योंकि वो 15th के भी थे और 14th के भी थे। तो यहाँ पे आपको ये ट्रैप कर सकता है ना। इसी इसी हिसाब से अभी इलेक्शन आने वाले, तो इलेक्शन कमीशन बहुत न्यूज़ में है ना। इलेक्शन कमीशन हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। साथ में कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में भी देख लेना, है ना। जैसे कि नीति आयोग है ना, इसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी कहते हैं। स्टेचुटरी बॉडीज़ क्या होती है? अ बॉडी विच इज़ मेड फ्रॉम एन एक्ट विच इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ कैलाश कुमार बोलिए। हेलो। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। टाइप ऑफ बॉडी सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, टाइप ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ में एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी हमको पता होनी चाहिए, है। और स्टेचुटरी बॉडीज़ जैसे कि कुछ रीजनल काउंसिल्स होती हैं हमारी, जोनल काउंसिल होती है, तो ये स्टेचुटरी बॉडीज़ है ना। इनका कौन सा एक्ट है ये भी पता होना चाहिए। स्टेचुटरी बॉडीज़ में भी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि उसमें कितने मेंबर है, दूसरा अपॉइंट कौन करता है, तीसरा किस एक्ट के थ्रू बनी है। देखो स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं तो किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनी होगी, चाहे वो स्टेट का हो या पार्लियामेंट का हो, तो उस एक्ट के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो बॉडी न्यूज़ में रहती है उनके बारे में तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। नालसा के बारे में भी बहुत अच्छे से देख लेना, है ना। और इनके क्या क्या इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वर्किंग
इनकी क्या है, अपॉइंटमेंट इनका कैसा होता है, क्या ये रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है या नहीं हो सकता। इन 4-5 पैरामीटर पे बॉडीज़ के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि कोई आप बॉडी मिस मत करना। देखो बॉडीज़ में आप एक A4 आप क्या करोगे, एक A4 शीट लोगे, उस A4 शीट में ही आपकी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सारी कवर हो जाएगी। मैंने भी ऐसे ही किया, 2-3 पेज मैंने ले लिए और उसमें हर एक बॉडी के बारे में 3-3 4-4 लाइनें मैंने लिख ली है। ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है, क्योंकि बेसिक तो नॉलेज अपने पास है ही है। प्रीलिम्स में अगर अगर ये आ गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या काम करता है, कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन वगैरह करवाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है ना, ये आप बेसिक आप क्वेश्चन सही कर दोगे। पर इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर की कमेटी है, ठीक है, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बनी है या ये ओरिजिनली है ना, इसको पहले एक सदी से थी, अब ये इसमें जो मेंबर है वो 3 हो गए, तो वो कब हुए, तो ये बेसिक फैक्ट्स जो है किसी बॉडीज़ के बारे में ये पता होने चाहिए। तो ये दूसरी थीम हमारी बॉडीज़ है। तीसरी जो थीम है वो है हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखो यूनियन खुद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनियन में भी यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन डेडिकेटेडली इसके ऊपर आते हैं, डेडिकेटेडली। और सिर्फ 4 या 5 जो हमारे बॉडीज़ हैं या हम अथॉरिटीज़ कह सकते हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, साथ में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखो आप ये चीज़ थोड़ा नोटिस करना, प्रेसिडेंट से रिलेटेड लगभग पिछले 10 साल में 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। कभी पूछेंगे कि प्रेसिडेंट के क्या क्या वर्क हैं, पार्डनिंग पावर्स इनकी क्या क्या हैं, और कभी प्रेसिडेंट को गवर्नर के साथ कंपेयर करवा देंगे। कभी प्रेसिडेंट जो है वो किन किन अथॉरिटीज़ का अपॉइंटमेंट करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका। और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनमें क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको क्या है, थोड़ा हर तरीके से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आपको जो जो मैंने 4 बॉडी बताई हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और एक डायमेंशन जो अभी बहुत उभर रही है आयुट से, वो है कि लोकसभा और राज्यसभा का पावर क्या क्या है ना, इनके पावर में डिफरेंस क्या क्या है। देखो डिफरेंस या तो बिल के लेवल पे हो सकता है, चाहे फाइनेंस के लेवल पे हो सकता है, या अथॉरिटी के लेवल पे हो सकता है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी आप थोड़ा देख लेना ना, कि लोकसभा और राज्यसभा के पावर को कंपैरिजन करवाना। फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि मनी बिल जो है वो दोनों ही जो हमारे हाउसेज है उसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि मनी बिल ओनली एंड ओनली जो पावर है वो लोकसभा का पावर है ना। उसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि ऑल इंडिया सर्विस का अगर जनरेशन करना है, तो इसका पावर दोनों ही सदनों में बराबर है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस का जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली राज्यसभा के पास लाई करता है ना, तो राज्यसभा ही उसको सबसे पहले इनिशिएट करता है उस प्रोसेस को, तो ये बात पता होनी चाहिए। तो यानी कि तो डिफरेंट दोनों ही सदन है हमारे पास, दोनों ही हाउसेज हैं, लोकसभा या राज्यसभा, इनके बीच में जो पावर का कंपेरिजन है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमारे 3 पिलर अभी तक हो चुके हैं। चौथा पिलर जो है वो है जजमेंट। देखो ये जो हम कह सकते हैं ना कि यूपीएससी जो है वो रटने पे फोकस नहीं करता है, तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि आर्टिकल्स अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में पूरे पेपर में 2 या 3 आर्टिकल का ही जिक्र किया होगा। एक आध तो 142 है, कुछ आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स का यूज़ करती है, इसके अलावा 142 है ना, और ये हमारे 360 356 इनका जनरली यूज़ करती है। तो आर्टिकल्स के लेवल पे यूपीएससी को अपनी वो डेप्थ पता है कि हम इस डेप्थ तक ही रहेंगे, लेकिन जजमेंट वो पूछ लेते हैं, है ना। और जजमेंट भी जो रिसेंट में न्यूज़ में रहता है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि एक बार पुट्टा स्वामी पे पूछा कि जो हमारा राइट टू प्रिवेसी है वो किस आर्टिकल के अंडर में आता है, जबकि आप ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो ये चीज़ तो है ही नहीं। आर्टिकल 21 में तो सिर्फ और सिर्फ राइट टू लाइफ दे रखा है ना। तो उस जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस होती है डिफरेंट आर्टिकल्स को लेके, डिफरेंट जजमेंट्स को लेकर, डिफरेंट इश्यूज़ को लेके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि महिलाओं को जो है वो मंदिर में प्रवेश नहीं देने दिया जाता है, तो ये किन किन आर्टिकल्स का वॉयलेशन है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 17। बताओ किन किन का वॉयलेशन है। ये लगभग सभी का ही वॉयलेशन है। आर्टिकल 14। हाँ लगभग सभी का ही है। देखो सब्जेक्टिविटी है इसमें, अगर सिर्फ एक ऑप्शन टिक मारना हो तो आर्टिकल 14, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑप्शन अगर करेक्ट है तो आर्टिकल 14 का भी है ना, क्योंकि भाई आप पुरुष और महिलाओं में भेद कर रहे हो,
दूसरा आर्टिकल 17, इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कैसे अनटचेबिलिटी है कि महिलाओं को आप सिर्फ जो है उनके जो बेसिक हार्मोन्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसके बेसिस पर आप महिलाओं को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 21 का कैसे उल्लंघन है कि भाई ये जो है जो बेसिक राइट टू लाइफ होता है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, तो ये वहाँ पर महिलाओं को डिग्निफाइड तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है, तो ये जो है आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हो जाएगा। तो ऐसे आपको रिसेंट में जो जो भी इश्यूज रन कर रहे हो उसके बारे में अपना भी दिमाग लगाना है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये पता होना चाहिए। अगर मैं ये पूछूँ कि इंटरनेट का राइट टू इंटरनेट, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, ये क्या फंडामेंटल राइट है या नहीं है? जी हाँ, ये बेसिक जो है हमारा आर्टिकल 21 के अंडर में फंडामेंटल राइट है। ये भी अभी हाल ही में एक हाई कोर्ट ने जो है वो इंटरप्रिटेशन दी थी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जजमेंट्स के बारे में। और खास करके जो पिछले 2 या 3 सालों में जो उभरे हुए जजमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनके ऊपर तो आपकी कमांड अच्छे से होनी ही चाहिए। 5वां पिलर हमारा जो थीम है वो है लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ भी 2 तरह की हैं। लोकल बॉडीज़ भी पता है 2 तरह की है ना? अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत, है ना? तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। पंचायत के इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या होता है ना? ये क्या है, ये इन कॉन्सेप्ट से ही लिंक्ड है पूरे, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। साथ में कुछ एक्ट्स बने हैं इनकी हेल्प करने के लिए, जैसे कि पीसा एक्ट है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो इनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो भी एक हमारी मेजर थीम है। 6th मेजर थीम है वो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, है ना? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। शेड्यूल पता है भाई 12 शेड्यूल है। देखो, आई वुड से कि ये हाई यील्डिंग एरियाज रहते हैं, आपको शेड्यूल्स में कोई मेहनत नहीं करनी। आप सिर्फ और सिर्फ एक पेपर लो, ठीक है? 12 के 12 शेड्यूल उस पर लिख दो पूरे। शेड्यूल 1 किससे रिलेटेड है, सबने पता है, सबने पढ़ा है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये रट रखा है सबने, है ना? तो आप भी ऐसे रट लो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है ये सारे, है ना? और 11 12 हमारे इससे रिलेटेड है। तो शेड्यूल को बहुत अच्छे से देख लो, उसमें ज़्यादा कुछ भी कुछ नॉलेज का भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। सीधा सीधा कभी कभार तो ये पूछ लेते हैं कि शेड्यूल 10 किससे रिलेटेड है। यार इतना बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब ये एक तरीके से आपको तो बोनस ही है। और मैं भी ये देखता हूँ कि कुछ कुछ बच्चे इसको भी गलत करके आ रखे हैं। मतलब वो क्या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर हमने तो याद ही नहीं किया, हम तो शेड्यूल 9 शेड्यूल 10 और शेड्यूल 11 में ऐसा कन्फ्यूज़ हो गया एग्जाम में कि हमको ये चीज़ याद ही नहीं है। देखो, मल्टीपल रिवीजन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो हमारे शेड्यूल है इनको आप बहुत अच्छे से पकड़ पाओगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, जैसे कि 142 है ना, 21 है, 326 है, 352 क्या है, 56 356 क्या है, 360 क्या है, जो हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं ना, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल्स हैं वो सारे पता होने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आप घूम जाओगे, अगर आपको बेसिकली अगर आपको आइडिया नहीं होगा ना तो आप घूम जाओगे। अगर ये चीज़ लिख रखा है कि कौन कौन से जो राइट्स हैं वो राइट टू फ्रीडम के अंडर में है, तो हमें पता है कि आर्टिकल 19 20 21 है और 22, तो ये जो है ये हमारे किसके अंडर में है, राइट टू फ्रीडम के अंडर में है। तो उसमें जो एग्जाम्पल्स लिखे होंगे वो भी कहीं ना कहीं इनके अंडर में लाई कर रहे होंगे, है ना? अगर कुछ मान लो कि उसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है कि अनटचेबिलिटी, क्या ये राइट टू फ्रीडम के अंडर में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर में है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और आपने शेड्यूल अच्छे से कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गया, आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स हो गया। आर्टिकल और जो शेड्यूल 5th है, शेड्यूल 6th में क्या क्या डिफरेंस है? देखो, ये मैं टॉपिक से बोल रहा हूँ, इनके ऊपर भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th के से रिलेटेड पिछले 10 सालों में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। कई बार तो ये आ गया कि 5 और 6 किससे रिलेटेड है। एक बार ये हो गया कि 5 में क्या बनता है और 6 में क्या बनता है, किस में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है और किस में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, किस किस में शेड्यूल 6 किस किस एरियाज़ में है ना? सबको पता है AMTM में, है ना? तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना। तो समझ के कंपैरिजन भी हमको शेड्यूल्स के बीच में चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। साथ में शेड्यूल 7 है। देखो क्या क्या और कॉन्शियस क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना तो एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रिजर्व लिस्ट में थे, ठीक है? ये मॉडर्न इंडिया का था। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे रिजर्व लिस्ट में है। तो अगर आप उसी को उठा के अब आप जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, सोचो। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ना, वो स्टेट लिस्ट में है या सेंट्रल लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है ना? बन सकता है ना, बिल्कुल।
तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो देख लो कि वो किस में लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एजुकेशन बोलूँ, है ना, तो अगर आपको नहीं पता है, देखो ये सबसे लास्ट जो टेक्निक होती है कि अगर आपको नहीं पता तो आप अपने दिमाग अप्लाई करो। आप देखोगे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो स्टेट गवर्नमेंट भी रन करती है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन करती है। फॉर एग्जाम्पल IITs NITs या KV हो गया हमारे केंद्रीय विद्यालय, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए, है ना। तो ऐसे भी चीज़ों को आप लिंक कर सकते हो। फॉरेस्ट किस में आता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस किस में आता है ना। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया 7th शेड्यूल का कंपेरिजन। अब 11th और 12th में भी इंपॉर्टेंट है। इनमें सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि कौन सा जो है वो किस में आता है ना। लॉ एंड ऑर्डर किस में आएगा, भाई सीधी सी बात है, म्यूनिसिपैलिटी की जो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है ना, तो वो शेड्यूल 7 में आएगा, है ना। और जो क्लीनलीनेस है वो किस में आएगा। और बेसिक थोड़ी एजुकेशन होती है ग्रामीण लेवल पर, है ना। रॉयल्टी जो माइनरल फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर किसका अधिकार होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 इनसे रिलेटेड होती है। तो इनके बीच में डिफरेंस भी आप देख लेना कि कौन सा सब्जेक्ट किस में है और किस में नहीं है, ये भी आप पता कर लेना। सीधा क्वेश्चन आएगा, है ना, इसमें इतना कोई मगजमारी नहीं होगा और बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। आप इजीली उसको हैंडल कर पाओगे। वो तभी हैंडल कर पाओगे जब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। साथ ही जो थीम बनती है वो बनती है रेजोल्यूशन एंड मोशन एंड कमिटीज़, डिफरेंट टाइप्स की कमिटीज़, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किस किस लिए, इनके बारे में क्या 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो कि किस लिए लाया जाता है, ठीक है। दूसरा कहाँ लाया जाता है ना। ये 2 बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स है, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के भी है ना, तो उनके लिए भी बता देता हूँ। धन्यवाद प्रस्ताव, कुछ अजोर्नमेंट मोशन होता है, स्थगन प्रस्ताव होते हैं। और डिफरेंट टाइप की कमिटीज़, फॉर एग्जांपल एस्टीमेट कमेटी, है ना, और पब्लिक अकाउंट कमेटी। इनमें कितने मेंबर होते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है, क्या ये स्पेसिफिकली लोकसभा की है या लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही इसमें मेंबर इंक्लूड होते हैं। तो इस लेवल पे भी आपको पता होना चाहिए। कमेटी के लेवल पे भी हमको 4-5 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इनके जो हमारे चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए होगा। और 8वां टॉपिक है ना, 8वीं जो थीम रहेगी वो हमारी बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड। देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट तो सारे ही, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक डेफिनेशन से यूपीएससी मतलब पिछले 10 सालों में 20 क्वेश्चन पूछ चुका है। तो पर ईयर का 2 क्वेश्चन का आप एवरेज ले सकते हो। और किस्मत अच्छी रही तो 3 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। किस्मत अगर बुरी रही तो 1 क्वेश्चन भी पूछ लेगा, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा। तो बेसिक डेफिनेशन किस किस का पता होना चाहिए कि रिपब्लिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है ना, इक्वलिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी से आपका मतलब क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या होता है ना। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस पर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछ चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक ही थीम रिपीट हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार से आपका क्या मतलब है। इसके ऊपर ही 4 या 5 क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो PYQs का यही तो मतलब होता है। जब एक बार पहली बार क्वेश्चन आया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट गवर्नमेंट के बारे में, तो जो सीरियस एस्पिरेंट है उन्होंने तो पढ़ा होगा कि ये जो होती है इस टाइप की गवर्नमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो अगली बार जब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा तो उनको फायदा हो गया होगा जिन्होंने पहले PYQ देखा होगा, ठीक है। तो PYQs का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। यार इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और जो भी मैंने अभी तुमको बेसिक डेफिनेशन के बारे में बोला है ना, कि इनकी बेसिक डेफिनेशन आप तो देख ही लेना एटलीस्ट, है ना। तो इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है पॉलिटी में, कि वो बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है ना, जो 9th थीम है वो है हमारी फेडरलिज्म। सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन में, पॉलिटिकल डायमेंशन में, सोशल डायमेंशन में, है ना। ये इन डायमेंशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या रिलेशन है। ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड क्या क्या जो है वो प्रोविजंस हैं। साथ में यूनियन और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, इंडिया ने ये कहाँ से फॉलो किया है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये है 9th मेजर जो थीम है वो है हमारी फेडरलिज्म। 2-3 थीम्स अब और बची है बस। 10th थीम, इसके ऊपर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगी।
कौन सी थीम है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल और डीपीएसपी। इनको आप एक ही थीम लेके चलो क्योंकि सारी इंटरलिंक्ड है। प्रियम्बल के बारे में बेसिक, चाहे वो प्रियम्बल हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनके बारे में 2-3 बातें पता होनी चाहिए। क्या इन्फोर्सिबल होता है कि नॉन इन्फोर्सिबल होता है, ठीक है, इस लेवल पे पता होनी चाहिए। बाइंडिंग, हेलो, बाइंडिंग होते हैं या नॉन बाइंडिंग होते हैं, है ना, जस्टिसेबल होते हैं, नॉन जस्टिसेबल होते हैं, क्या ये जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीगली बाइंडिंग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इन लेवल पे पता होना चाहिए, ठीक है। और फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, देखो ये चीज़ें मुंह पे याद होनी चाहिए, है ना। फंडामेंटल राइट अगर याद नहीं हो रहे हैं तो याद करो इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, सबको पता है। जो याद करके जाएगा उसको रिवार्ड मिलेगा, जो याद करके नहीं जाएगा उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा, है ना। तो इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है एटलीस्ट उनके आर्टिकल सहित प्रोविजंस देख लेना बहुत अच्छे से, है ना। आर्टिकल 19, 21 और 14 तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको तो मतलब आप यूँ मान के चल सकते हो यूपीएससी का ये ऐसा एरिया ना कि उन्होंने तो पेपर लीक कर दिया एक तरीके से, ये देखो, है ना। इनके बारे में तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो एक तरीके से ये मान सकते हो पेपर लीक कर दिया इन्होंने। और अगली जो थीम है वो है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी में भी कौन कौन से हाई हाई यील्डिंग एरियाज हैं, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कंपैरिजन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट क्या है, तीसरा जो है वो कि इनके जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, अगर इनकी संख्या बढ़ाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। सबको पता है कि कोई जो हमारे अगर सुप्रीम कोर्ट है तो उसका संख्या बढ़ाना हो तो जो हमारा रहेगा वो रहेगा पार्लियामेंट, है ना। और अगर हाई कोर्ट का जज हो, उसकी संख्या बढ़ानी हो, किसी हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी हो तो हमारा प्रेसिडेंट काम आता है। तो ये चीज़ें इस लेवल तक पता होनी चाहिए। और 12 एक और थीम जो छोटी सी है, नॉट नॉट मच इम्पॉर्टेंट, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन अगर उसका मन कर गया तो पूछ लेगा, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जुडिशरी में एक और टॉपिक है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एक अभिलेख का न्यायालय, है ना। तो ये भाई आप थोड़ा सा देख लेना। लास्ट थीम है वो है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, कौन कौन से इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं और कौन कौन सा अमेंडमेंट अभी रिसेंट में हुए हैं। जैसे कि अभी तो रिसेंट वाले तो आप लगभग पिछले 10 तो देख ही लो, 99 क्या है, 100 क्या है ना, 102, 103 ऐसा करके जो भी अभी तक हुए हैं वो सब देख लो, और किस किस में क्या क्या हुआ है, सिर्फ ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो अभी यूपीएससी का रह रहा है, जिस जिस फॉर्मेट से यूपीएससी चल रही है, जिस नाम मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, एक तरफ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की संख्या लिख देंगे और एक तरफ पूछेंगे कि यार कि इसमें ये प्रोविजन किया गया, और सिर्फ बेसिक सा, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये अगर डाले कि 103 जो है वो ईडब्ल्यू से रिलेटेड है, या मान लो कि अगर ऐसा डाले कि 100 जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है, 99 जो है वो अपने सहकारिता से रिलेटेड है ना। तो इनसे बेसिक सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट क्या हुआ है, किस प्रोसेस में चेंज हुआ है, किस आर्टिकल में क्या चेंज हुआ है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं अपने को घुसना है, ठीक है। जितना अपना काम का है उतना समझ के, उतना पकड़ के, उतना नोट करके निकल लो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि भाई एग्जिट भी तो करना है किसी टॉपिक से कि हाँ भाई कितना पढ़ना है ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। और 42nd अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है ना। इनके बारे में आप देख लेना। और ये सब तो था कि पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस, है ना, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि इसमें लिस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कौन से हैं। देखो वैसे तो सब पढ़ना है, ठीक है, फिर भी अगर आपको छोड़ना ही हो तो आप जो है वो अपना नागरिकता वाला चैप्टर छोड़ लेना, ठीक है। सिटीजनशिप का जो हमारे चैप्टर है उसको आप थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दे सकते हो। दूसरा, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसको भी आप थोड़ा सा लीव कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो आप इनको भी लीव कर सकते हो। हालांकि कुछ चीज़ें अपने को लीव नहीं करनी है ना। देखो पीवाईक्यू थीम्स का एनालिसिस का सिर्फ क्या मोटिव है, उसका उसका मोटिव ये है कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सको और हाई यील्डिंग एरियाज़ को फाइंड आउट कर सको, जहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं और जो हमको मार्क्स फेच करा सकते हैं। अल्टीमेट एम तो यही है कि भाई नंबर लाना है अपने को। तो नंबर कैसे आएंगे? नंबर ऐसे आएंगे जब आप इंपॉर्टेंट एरियाज़ को आप मार्क करोगे। तो ये तो था इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन अब तक आए हैं। अब हमारा जो डिस्कशन का दूसरा टॉपिक है कि कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इस साल के लिए। देखो इस साल के लिए मैं पीवाईक्यू की थीम्स में ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगवा रहा हूँ। सबसे पहला, टाइप्स ऑफ बिल, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इनमें भी जो वोट ऑन अकाउंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस साल जो है वो हमने यूज़ में लिया है वोट ऑन अकाउंट का प्रोसेस।
और बॉडीज़ में अगर बात करें तो फाइनेंस कमीशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, यूनियन अगर एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करूँ तो इस साल जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के मिनिस्टर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ये भी पता होना चाहिए, है ना। जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या क्या आए हैं रिसेंट में वो पता होना चाहिए। लोकल बॉडीज़ में देखो पंचायत इस साल इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। पंचायत इंपॉर्टेंट रहेगा। और पंचायत में भी एक तो बेसिक उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो तो है ही है, दूसरा ये है कि सब्जेक्टिव पार्ट वाले में भी देख लेना कि पंचायत का जो शेड्यूल है, शेड्यूल 11, इसमें कितने कितने टाइप के जो है वो हमारे सब्जेक्ट मेंशन है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो पंचायत में है और अर्बन लोकल बॉडीज़ में नहीं है। तो एक कंपेरेटिव स्टडी वाला क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी का भी पता है, पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट चल ही रहा है। क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से जो एरियाज है, कौन कौन से सब्जेक्ट है वो हमारे शेड्यूल 11 में है या जो है वो पंचायतों को डेडिकेटेड है। उनमें से एक आध जो होगा वो सेंट्रल लिस्ट का कुछ सब्जेक्ट हो सकता है, एक हो सकता है स्टेट लिस्ट का हो और दो हो सकते हैं कि शेड्यूल 11 से रिलेटेड हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा शेड्यूल वाला इंपॉर्टेंट है इस बार, है ना। शेड्यूल वाला बता ही दिया हूँ। और बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड 2 सेकंड। पापा जी थोड़ा है ना शांति, है ना, ठीक पापा जी, सॉरी। हाँ, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो रहेगा बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन हर साल यूपीएससी पूछता है, इस साल भी पूछेगा। और इस साल देखो जो अभी तक जो मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि हाँ इन इन पॉइंट्स के बारे में आप बेसिकली आप बेसिक डेफिनेशन थोड़ा देख लेना। इनके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जो भी रह गई हैं ना उसके बारे में बेसिक डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से देख लेना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसको छोड़ ही नहीं सकते, पता ही है, 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। और इसके अलावा देखो जो रहेगा वो रहेगा अपना ये वाला यूनियन एंड फेडरल, डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरल, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो सच में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी इस पर टच कर रहा है, ध्यान रखो, है ना। एक बार उन्होंने ये पूछा कि कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं, है ना। तो अब जो फेडरल फीचर उन्होंने पूछ लिया तो अब की बार क्या पूछेंगे कि यूनियन और फेडरल फीचर के बारे में बताओ भाई, इनके बारे में क्या ही डिफरेंस है। या कौन से इसमें पूछ लेंगे कि यूनियन फीचर कौन कौन से हैं और फेडरल फीचर कौन कौन से हैं। और एक और जो है वो अगली जो थीम है जो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड प्रियम्बल, ठीक है। इसके अलावा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कंपेरिजन ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। रिट्स इंपॉर्टेंट रहेगी। और लास्ट में जो एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट है रहेगा वो रहेगा कि रिसेंट अमेंडमेंट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। आई होप कि आपने सब नोट कर लिया होगा, या नहीं तो जिसने पहले पीवाई की थीम्स लिखी होगी उसी में उन्होंने स्टार मार्किंग कर ली होगी। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ से 24 के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। और अब जो हमारा तीसरा पिलर है वो है कि आपको कौन कौन से पेपर लगाने हैं विज़न के। देखो विज़न के इसमें 5 पेपर है ना? तो पेपर नंबर 1, 2, 9, 10, 11। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, आपकी खुशी के लिए। 1, 2, 9, 10, 11, क्योंकि ये पॉलिटी और गवर्नेंस ये दोनों ही इसमें आ गए, तो इसलिए इन्होंने 5 पेपर लगवाए हैं। तो आप इनका प्रैक्टिस करना, 500 क्वेश्चन हो गए हैं इसके, है ना। क्योंकि अभी तक तो आप सभी ने पॉलिटी रिवाइज कर ही लिया होगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो आप, है ना। इन 500 क्वेश्चन का ही आप टारगेट बना सकते हो, एक आध छोड़ सकते हो। गवर्नेंस वाला जो हमारा शायद पेपर 11 है उसको आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप ड्रॉप करो, बट आपके पास टाइम कंस्टेंट है तो आप 11 को ड्रॉप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा तीसरा पिलर। और अब जो चौथा पिलर है वो है कि पॉलिटी के रिगार्डिंग आपके क्या क्या डाउट्स हैं। तो एक एक करके डाउट्स को लेते हैं। सबसे पहले तो हाँ, सबसे पहले वो कि अभी तक जितना बताया वो सबको क्लियर है। क्लियर है तो एक बार टाइप करके लिख दो, है ना, कि हाँ भाई सर अभी तक जो मैंने जो भी बताया हूँ पीवाईक्यू थीम्स, है ना, वो आपने नोट कर लिए हैं अच्छे से। और जो हमारा दूसरी जो थी थीम, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और तीसरी जो थीम थी कि भाई हमारा जो पेपर है कौन कौन सा हमको विज़न का पेपर लगाना है। चलो ठीक है, सबने बोल दिया है लगभग। ठीक है अथर, विनीता, आंचल,
कृतिका, नैन्सी, ठीक है, मोर और लेस मतलब आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आज की जो चौथी थीम है, क्योंकि देखो लास्ट के सेशन में हमने 3 थीम ही रखी थी क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट नहीं था। क्योंकि अब इस साल का हमारे पास इस जो वीक का हमारे पास टारगेट क्या है कि भाई पिछले पिछले वीक में ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है, तो ज्योग्राफी के रिलेटेड भी कुछ डाउट्स आएंगे, है ना। और दूसरा ये है अक्षत कुटियाल, है ना। दूसरा जो हमारा थीम है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड आपके क्या क्या डाउट्स हैं, तो वो चौथी थीम के रूप में हम लेते हैं। और एक एक करके आप हैंड रेस कर दो, किसको जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले पॉलिटी को ले लेते हैं ना कि पॉलिटी के रिगार्डिंग आपको क्या क्या डाउट है। हाँ, करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर के करने चाहिए या 1.5 ईयर के। देखो अभी अगर आप चॉइस का अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो ये आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है PT 365। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो PT 365 पकड़ो, ठीक है, क्योंकि अब भाई अब तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आ गई है। तो PT 365 लो, 2-2 3-3 दिन में इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करो, है ना। और धीरे धीरे बार बार अपने शेड्यूल में ही इसको रिवाइज करते रहो, PT को रिवाइज करते रहो, है ना। आप मैक्सिमम इसको 2 दिन 3 दिन में दे सकते हो ना, 3 दिन वो भी 3-3 आवर्स, है ना। डेली आप 3-3 आवर्स दोगे तो PT जो है 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो मैंने भी सोचा है कि देखो इंग्लिश मीडियम के लिए एक अंडरस्टैंड UPSC नाम से चैनल है ना। तो उन्होंने भी डाला है इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग वीडियो, और साथ में इंग्लिश मीडियम के लिए विजन के जो लेक्चर है वो भी टेलीग्राम पे अवेलेबल है PT 365 के। और बस हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के लिए जो भी PT 365 के लेक्चर होंगे वो मतलब मैं खुद उनको बना के डालूँ। अगर कोई नहीं डालता है तो फिर मैं डाल दूंगा अभी हाल ही के दिनों में। ठीक है, तो PT 365 करंट अफेयर के लिए करना है, और 1 साल का करना है, 1.5 साल का करना है। देखो PT में जनरली लास्ट ईयर के अप्रैल से लेके और जो भी दिसंबर जनवरी तक हुआ है वो सब आएगा, तो वो आप देख लेना, साथ में अपडेटेड मटेरियल भी आप फॉलो कर लेना। तो 1 साल का लास्ट का 1 ईयर जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और किसका कोई डाउट है पॉलिटी के रिगार्डिंग? सर स्टडी का सोर्स क्या है, कहाँ से स्टडी करें? कौन सा पॉलिटी के लिए? यस सर। देखो पॉलिटी के लिए अपनी बुक है ना यार, M लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी बुक है ना। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेस्ट बुक है। M लक्ष्मीकांत को आप आँख बंद के फॉलो कर सकते हो, ये ऐसी बुक है। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए फिर आपको कुछ अदर सोर्सेज भी आपको अपनाने पड़ेंगे। और अगर आपको कहीं से लेक्चर मिल जाए तो आप M पुरी सर के लेक्चर देख लेना इंग्लिश मीडियम के लिए। और हिंदी मीडियम के लिए राजेश मिश्रा सर, है ना। इनके लेक्चर आपको शायद टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लिखी वीडियोस होते हैं उनके, है ना। तो फालतू पैसे खर्च मत करना। सर MCQ प्रैक्टिस के लिए सोर्स, MCQ प्रैक्टिस के लिए अभी सोर्सेज हैं अपने पास। 5 पेपर मैंने आपको बताए हैं, 1, 2, 9, 10, 11 विजन IAS के। सर ज्योग्राफी का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए, बिल्कुल आपका होना चाहिए। अगर आपका देखो कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो आप मतलब पॉलिटी को ख़राब मत करना, है ना। पॉलिटी को कोशिश करो कि पूरा फॉलो करो। अब जो छूट गया वो छूट गया। अभी जब 6 वीक में आप पूरा रिवाइज कर लोगे अपने सिलेबस को, फिर वापस से एक बार हमने फुल एंड टेस्ट के लिए जो हमने 4 वीक में हमने 15 फुल एंड टेस्ट डिसाइड किए हैं, उनमें से 5 कम कर देना। और जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस रहा है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना हो। साथ में जो भी आपके टारगेट अचीव नहीं हुए वो आप बाद में अचीव करना। सर पॉलिटी का तो एक बार रिवीजन हो गया, तो फिर आप देखो पॉलिटी और ज्योग्राफी को कोशिश करो कि इस वीक में आप ख़त्म कर लो, है ना। ज्योग्राफी के लिए आप 1-2 दिन और दे सकते हो, पॉलिटी के लिए आप 1-2 दिन कम कर लो। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, देखो क्योंकि मेंटरशिप में जो अभी जो हमने वीक 2 का टारगेट लिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमने अभी उसका लिया, पॉलिटी का लिया। अगर आपको कुछ अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर डाउट है तो आप DM कर देना मुझे टेलीग्राम पे, है ना। आई होप कि आप सब समझ गए हो। बताइए ज्योति, इस वीक का हमारा जो टारगेट रहेगा ना वो लगभग 300 से 400 क्वेश्चन है ना। 300 से 400 क्वेश्चन फॉर पॉलिटी एंड 80 क्वेश्चन है ना, 80 क्वेश्चन फॉर CSET। देखो किसी को शायद कोई कोई बोल रहे थे कि CSET के लिए उनको क्वेश्चन मिल नहीं रहे। देखो आप फोरम के पेपर लगा सकते हो ना, अच्छे पेपर है CSET के, साथ में विजन के भी आप पेपर लगा सकते हो। अगर वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मेरे पास कुछ पेपर्स है CSET के दृष्टि के, तो वो भी आप लगा सकते हो, है ना। स्पेसिफिकली स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी मेरे पास वो कुछ पड़ा है मटेरियल, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे।
सर जो उसे इफेक्टिवली रिवाइज कैसे करें? देखो जो भी आपने टारगेट्स, जैसे कि आपने कुछ टारगेट्स बनाए होंगे, है ना, वो टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये आपको होना चाहिए कि संडे को जो हमने दिन रखा था वो पूरा टारगेट को रिवाइज करने के लिए रखा था, साथ में एक पेपर के लिए रखा था, है ना। अभी आप करोगे तो जो आपका मंडे है, ट्यूसडे है और वेडनेसडे, ये तीनों ही दिन तो लगभग आपका पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज करने में जाएगा। प्लस आप एक पेपर आप एक्स्ट्रा लगा लोगे इन 3 दिनों में, 100 MCQs, है ना। तो ये सब आप देख लेना ऐसा। फिर बाद में वेडनेसडे को हो गया, है ना, फिर छोड़ के फिर थर्सडे को पेपर, फ्राइडे को पेपर लगा सकते हो, फिर एक संडे को पेपर लगा सकते हो। नेक्स्ट वीक में जो है पॉलिटी होगा। हाँ अनुराग बोलो। हाँ सर, जो एनालिसिस रहता है तो एनालिसिस में विजन में मटेरियल जो दिया है बहुत ज्यादा दिया रहता है, तो क्या उसमें से क्या हाँ इम्पोर्टेंट? देखो विजन की एक और खास बात है ना, वो जो एनालिसिस देता है उनमें जो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको भी वो हाईलाइट कर देता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो वो हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ लो। देखो क्वेश्चन को तो सोल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, किस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, उतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए। साथ में एनालिसिस और भी ज़्यादा दे रखा होता है, तो उसमें कुछ हाईलाइटेड पोर्शन रहता है, वो भी पढ़ लो, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि मैंने जो अभी टॉपिक्स बताए हैं उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होना तो उसको आप पकड़ के रख लो, उसके ऊपर थोड़ा आप डेप्थ में देख लो। कुछ सरफेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आप अपने को ऐसे अंदाजा लग जाता है कि यार ये तो इन्होंने ऐसे ही पूछा है कि कहीं एग्जाम में तुक्के से ना बैठ जाए, तो उसको आप छोड़ सकते हो, है ना, उसको आप छोड़ सकते हो। इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत देखना। अब सिर्फ सर आज जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, है ना, कि जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एक स्कीम है, मिस्टी स्कीम, तो वो किससे रिलेटेड है, यूपीएससी क्या पूछ सकता है मैक्सिमम, यूपीएससी का अप्रोच भी आप जानो। वो मिस्टी के डेप्थ के बारे में इतना नहीं पूछेगा, टेक्निकलिटीज़ के बारे में नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि ये जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, इतना ही पूछता है। हाँ जैसे पिंकी बोल रही है मैंग्रोव्स के लिए, डेफिनेटली मैंग्रोव्स के लिए है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यूपीएससी क्या पूछेगा, ठीक है। सर जैसे चार मैं टेस्ट लगा रहा था तो कहीं जगह लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो अगर इंग्लिश में देख रहे थे तो टाइम, इंग्लिश और हिंदी दोनों देख रहे थे तो टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो इसके लिए क्या अप्रोच रहेगा? यार कोशिश करो कि 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा पेपर ख़त्म हो जाए। तो 7 से 8 घंटे के अंदर पेपर प्लस रिवीजन सब खत्म हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लो अगर टाइम ज़्यादा जा रहा है तो, है ना। और कोशिश करो कि थोड़ा सोना कम कर दो, क्योंकि पेपर को तो नहीं छोड़ सकते, है ना। और किसी पेपर की तो कुछ लैंग्वेज अगर थोड़ी हार्ड हो तो यार क्या कर सकते हैं बताओ यार, पेपर तो सर नहीं सर, वो सर प्रॉब्लम वो नहीं है, टेस्ट जब दे रहे थे टेस्ट में प्रॉब्लम्स, इंग्लिश देख रहे हैं हिंदी देख रहे हैं तो दोनों में टाइम ज़्यादा जा रहा है। हाँ, तो तो उसके लिए क्वेश्चन को कोशिश करो कि आप एक ही बार में अच्छे से समझ लो, है ना। कोशिश Yes, करो sir. कि आप एक ही बार में आपको अच्छे से समझ आ जाए, है ना। नहीं आ रहा है जरूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन का हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है। जो भी आपका मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में एक बार देख लो, क्वेश्चन अगर समझ में ना आ रहा है तभी आप दूसरी लैंग्वेज को रेफर करो, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। वेलकम। चलो ठीक है, शायद सबके डाउट्स जो हैं वो सब क्लियर हो चुके हैं। अगले साल जैसे MCQs कहाँ से करें, आई होप कि शायद सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं और सेशन का टाइमिंग भी खूब हो चुका है। सर हाँ बोलो। जैसे पॉलिटी के लिए IAS ऑप्शनल क्वेश्चन भी करना चाहिए क्या, PYQ जैसे कंसिडरेशन से आता है वही? पॉलिटी ऑप्शनल के लिए किसके, समझा नहीं मैं। नहीं PYQ है ना सर, पहले ऑप्शनल होते थे ना सब्जेक्ट वाइज, वही सॉल्व करना चाहिए क्या? देखो पहले पास्ट 10 ईयर्स के बहुत अच्छे से देख लो, वो इम्पोर्टेंट है ना। ट्रेंड भी चेंज हो चुका है ना, पहले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे, सीधा पूछते थे, वो फैक्चुअल पूछते थे। अब फैक्चुअल नहीं पूछ रहे, अब देखो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। तो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो प्रिपरेशन को आप उसी अकॉर्डिंग रखो। अगर आपके पास टाइम है, टाइम अलाउ कर रहा है आपको, तो आप थोड़ा से पहले जाके क्वेश्चन और देख सकते हो। ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी ना, तो आप इस चीज़ के बारे में भी आप थोड़ा देख सकते हो। सर ये आप लोगों जैसे 9 बजे से ये चल रहा है डिस्कशन, रिकॉर्ड है क्या इसका? मतलब मैं तो अभी हाँ अभी ज्वाइन कर रही बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हूँ। थैंक यू सर। चलो ठीक। और एक चीज जैसे कि मेरी पॉलिटी हो गई है, सेक्शनल टेस्ट भी दे दिया, बट ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं हुई है, चल रही है, तो मैं इस वीक वो करूं?
देखो मैं तो यही कहूँगा कि आप शेड्यूल फॉलो करो, है ना। जो भी आपका शेड्यूल है ना, जो मैंने दे रखा है आपको, आप उसको फॉलो करो, है ना। और दूसरा कि अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप अपना भी कुछ बना सकते हो, है ना। नहीं सर, फॉलो तो करना है, बस ये 1 वीक थोड़ा काम था तो मैं अपना कर रही थी तो वो खत्म कर लिया, और मुझे लगा कि नेक्स्ट वीक से जो भी होगा मैं वो कर लूंगी आप ठीक है, तो आप लोगों इसी के वीक से साथ। फॉलो करो, है ना। आप इसी वीक पॉलिटी खत्म करो, है ना। ठीक है। हम्म। हाँ विनीता बोलो, आपने कुछ पूछा है। सर एक सजेशन था सर। जी। सर जैसे मतलब पिछले वीक के जो जो सब्जेक्ट था उस वीक के जो मतलब डाउट्स आए सेशन के हाँ लास्ट में, ये जनरल इश्यूज के अलावा वो अगर डाउट्स ले लो आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, फिर डाउट अलग अलग लोगों के अलग अलग डाउट्स आते हैं तो सबको मतलब माइंड भी सबका उस बारे में सोचने में रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने सोचा है ना, सोचा है, और इसके ऊपर भी अपन जी सर। डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशली शायद 1 से 1.5 घंटा चाहिए होगा, है ना। तो जी सर। तो अभी मैं थोड़ा सा क्या है, थोड़ा फैमिली में बिजी हूँ, तो है ना, मैं कोशिश करता हूँ ना, इसको जरूर लेंगे अपन, है ना। मैं डेफिनेटली आपके सजेशन को ठीक है लेके आ सर। रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो आई होप कि सबके जो है डाउट्स क्लियर हो गए हैं, है ना। तो अब और जिसके भी डाउट हो ना, तो आप मेरे को मैसेज कर देना ना टेलीग्राम पे, मैं उनको पर्सनली जवाब दे दूंगा ना, क्योंकि अब टाइम लिमिट थोड़ा एक्सीड हो चुका है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, ख्याल रखना, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ना। ठीक, बाय बाय, वेलकम।